विक्रांत को स्कूटर से अंतिम बार जाते हुए देखने के लिए माधुरी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। विक्रांत के आंखों से ओझल होते ही उसे लगा जैसे सिर से बोझ उतर गया हो। अब न किसी के आने का इंतजार रहेगा, न दिल की धड़कनें बढ़ेंगी और न ही उसके न आने से बेचैनी और मायूसी उसके मन को घेरेगी। यह सोचकर वो बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। जब किसी के चेहरे से मुखौटा उतरकर वास्तविक चेहरे से सामना होता है तो जितनी शिद्दत से हम उसे चाहते हैं उसी अनुपात में उससे नफरत भी हो जाती है। एक ही क्षण में दिल की भावनाएं उसके लिए बदल जाती हैं। ऐसा ही माधुरी के साथ हुआ था। माधुरी के विवाह को 5 साल हो गए थे। विवाह के बाद दिल्ली की पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों वाले परिवार में पली बड़ी माधुरी को उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में रहने से और अपने पति मनोहर के अंतर्मुखी स्वभाव के कारण बहुत ऊब और अकेलापन लगने लगा था। विक्रांत मनोहर के ऑफिस में ही काम करना था। अविवाहित होने के कारण अक्सर वो मनोहर के साथ ऑफिस से उसके घर आ जाता था। माधुरी को भी उसका आना अच्छा लगता था। फिर वो अक्सर खाना खाकर ही जाता था। खाते खाते वो खाने की बहुत तारीफ करता, जबकि अपने पति के मुंह से ऐसे बोल सुनने को माधुरी तरस जाती थी। उसके आते ही घर में रौनक सी हो जाती थी। माधुरी उससे किताबों, कहानियों, फिल्मों, सामाजिक गतिविधियों पर बात करके बहुत संतुष्टि अनुभव करती थी। धीरे धीरे वो उसकी ओर खींचती चली गई। जिस दिन वो नहीं आता तो उसे कुछ कमी सी लगती, मन उदास हो जाता। धीरे धीरे माधुरी को एहसास होने लगा कि इस तरह उसका विक्रांत की ओर आकर्षित होना मनोहर के प्रति अन्याय होगा। यह सोचकर वो मन से बेचैन रहने लगी। उसे लगने लगा कि जैसे वो कोई अपराध कर रही है। विवाह उपरांत किसी भी परपुरुष से एक सीमा तक ही अपनी चाहत रखना उचित है। उसके बाद तो वो शादीशुदा जिंदगी के लिए बर्बादी का द्वार खोल देती है। सब कुछ समझते हुए भी पता नहीं क्यों वो अपने आप को उससे मिले बिना रोक नहीं पाती थी। जादू सा कर दिया था जैसे उसने उस पर। तब तो यह हालत थी कि जिस दिन वो नहीं आता था तो वो अपने पति से उसके न आने का कारण पूछने लगी थी। एक साथ काम करते हुए मनोहर को आभास होने लगा था कि विक्रांत कुछ रहस्यमय है। ऑफिस में एक -2 और लोगों से भी उसने पारिवारिक संबंध बना रखे थे, जिनके घर भी अक्सर वो जाया करता था। धीरे धीरे मनोहर को भी माधुरी का विक्रांत के प्रति पागलपन अखरने लगा था। उसने माधुरी को कई बार समझाया कि उसका विक्रांत के प्रति इतना आकर्षण ठीक नहीं है। वो अकेला है, पता नहीं क्यों विवाह नहीं करता। उसे तो अपना समय काटना है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया और दिन प्रतिदिन उसका आकर्षण बढ़ता ही गया। उसकी प्रशंसा भरी बातों में वो उलझती ही जा रही थी। एक तरफ अपराध भावना तो दूसरी ओर उसे न छोड़ने की विवशता। दोनों ने उसे मानसिक रोगी बना दिया था। मनोहर जानता था कि माधुरी उसके लिए समर्पित है। विक्रांत ने ही अपनी बातों के जाल से उसे सम्मोहित कर रखा है और उस दिन को कोसता रहता था जब वो पहली बार उसे अपने घर लाया था। हर तरह से समझाकर वो थक गया। धीरे धीरे माधुरी को विक्रांत से रिश्ता रखना तनाव अधिक, खुशी कम देने लगा था। जिस रिश्ते का भविष्य सुरक्षित न हो उसका यह परिणाम होना स्वाभाविक है, लेकिन वो उससे रिश्ता तोड़ने में अपने को असमर्थ पाती थी। ऊहापोह में 3 साल बीत गए। इस बीच वो एक चांद सी बेटी की माँ भी बन गई थी। अचानक एक दिन माधुरी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने उसके पूरे वजूद को ही हिला कर रख दिया। मनोहर के ऑफिस जाते ही विक्रांत ऑफिस में ही काम करने वाले रमजी की बेटी नेहा, उम्र यही कोई 20 वर्ष होगी, को उसके घर लेकर आया। पूर्व परिचित थी और अक्सर वो माधुरी के घर आती रहती थी। विक्रांत का भी उस परिवार से घनिष्ठ संबंध था। विक्रांत आते ही बिना किसी भूमिका के बोला, इसका गर्भपात करवाना है, इसके साथ बलात्कार हुआ है। 1 मिनट को माधुरी को लगा जैसे कमरे की दीवारें उसकी आंखों के सामने घूम रही हैं। जब उसने इस बात की पुष्टि की तब जाकर माधुरी को विश्वास हुआ। इससे पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विक्रांत जो कह रहा है वो सच है। डॉक्टर मित्र ने कहा 10 दिन भी देर हो जाती तो गर्भपात नहीं हो सकता था, पर एक बार के बलात्कार से कोई लड़की गर्भवती नहीं होती। ये सब फिल्मों में ही होता है, इसके जरूर किसी से शारीरिक संबंध हैं। यह सुन माधुरी का माथा ठनका कि अरे,
जिस तरह विक्रांत को उसके चेहरे के हाव भाव से नेहा के लिए परेशान देख रही हूँ वो सामान्य नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि कितना भला है जो एक लड़की की मदद कर रहा है, पर अब डॉक्टर के कहने पर मुझे कुछ शक हो रहा है कि यह क्यों नेहा को लेकर इतना परेशान है। तो क्या उसने मुझे अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए मोहरा बनाया है? उसे पता है कि मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड भी है और यह भी जानता है कि मैं उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ। वो मन ही मन बुदबुदाई और फिर गौर से नेहा और विक्रांत का चेहरा पढ़ने लगी। गर्भपात होते ही विक्रांत का तना चेहरा कितना रिलैक्स लग रहा था। उसके बाद वो माधुरी को साधिकार यह कहकर गायब हो गया था कि वो उसे उसके घर पहुंचा दे और किसी को कुछ न बताए। माधुरी का शक यकीन में बदल गया था। माधुरी ने अपनी डॉक्टर फ्रेंड की मदद से नेहा से हकीकत उगलवाने की ठान ली। डॉक्टर ने कड़े शब्दों में पूछा, सच बता कि यह किसका बच्चा था? उसने पहले तो कुछ नहीं बताया, बस यह कहती रही कि कॉलेज के रास्ते में किसी ने उसके साथ बलात्कार किया था। लेकिन जब माधुरी ने उससे कहा कि सच बोलेगी तो वो उसकी मदद करेगी, नहीं तो उसकी माँ को सब बता देगी, तब वो धीरे धीरे कुछ रुक रुक कर बोली, यह बच्चा विक्रांत अंकल का था। मैं उनकी बातों से प्रभावित होकर उन्हें चाहने लगी थी। उन्होंने मुझसे विवाह का वादा करके मुझे समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और वो रोने लगी। उफ, अंकल के रिश्ते को ही विक्रांत ने दागदार कर दिया। कितना विश्वासघात किया उसने उस परिवार के साथ जिसने उस पर विश्वास करके अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति दी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। माधुरी यह अप्रत्याशित बात सुनकर बिल्कुल सकते की हालत में थी। उसके दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा था। उसका मन विक्रांत के प्रति घृणा से भर उठा। माधुरी का उतरा चेहरा देखकर उसकी डॉक्टर फ्रेंड थोड़ा मुस्कुराई और फिर बोली, तू तो ऐसे परेशान है जैसे तेरे साथ ही कुछ गलत हुआ है। तू सही सोच रही है, मेरा भी मानसिक बलात्कार उसने किया है। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। इतना गिरा हुआ इंसान कोई हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने अपने जीवन के 3 साल उसके जाल में फंसकर बर्बाद कर दिए। माधुरी ने उसे भारी मन से बताया। प्रतिक्रिया स्वरूप उसे मुस्कुराते देखकर उसे अचंभा हुआ और फिर प्रश्नवाचक नजरों से उसकी ओर देखने लगी तो वो बोली, मैं सारी कहानी कल ही तुम तीनों के हाव भाव देखकर समझ गई थी। आखिर इस लाइन में अनुभव भी कोई चीज है। तुझे पता है मेरे पति नील मनोवैज्ञानिक हैं। उनसे मुझे बहुत जानकारी मिली है। ऐसे लोग बिल्ली की तरह रास्ता देख लेते हैं और वहीं शिकार के लिए मंडराते रहते हैं। शारीरिक शोषण के लिए कुंवारी लड़कियों को विवाह का झांसा देकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। विवाहित से ऐसी आशा करना खतरनाक होता है, इसलिए उन्हें मानसिक रूप से सम्मोहित करके अपने टाइम पास का अड्डा बना लेते हैं। उन्हें पता होता है कि स्त्रियां अपनी प्रशंसा की भूखी होती हैं, इसलिए इस अस्त्र का सहारा लेते हैं। ऐसे रिश्ते दलदल के समान होते हैं, जिससे अगर कोई समय रहते नहीं उबरे तो धंसता ही चला जाता है। शुक्र है जल्दी सच्चाई सामने आ गई, वरना माधुरी अवाक उसकी बातें सुनती रही और उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके गले से लिपट कर रोने लगी। माधुरी ने थोड़ा संयत होकर अपनी आवाज को नम्र करके नेहा से पूछा, जब इतना कुछ हो गया है तो तुम्हारा विवाह उससे करवा देते हैं। तुम्हारी माँ से बात करती हूँ। नहीं, मैं उनसे नफरत करती हूँ। उन्होंने नाटक करके मुझे फंसाया है। उनके और लड़कियों से भी संबंध हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया है। प्लीज आप किसी को मत बताइएगा। उन्होंने कहा है कि यदि मैं किसी को बताऊंगी तो वे मेरे फोटो दिखाकर मुझे बदनाम कर देंगे, और उसने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, माधुरी ने उसे सांत्वना दी। अस्पताल से माधुरी नेहा को अपने घर ले आई, उसके आराम का पूरा ध्यान रखा। फिर उसे समझाते हुए बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, तुम्हें अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि उसका तुम्हारे घर आना बंद हो जाए। नहीं तो वो हमेशा तुम्हें ब्लैकमेल करता रहेगा। वो तुम्हारे फोटो दिखाएगा तो उसका भी तो नाम आएगा। फिर उसकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वो कदापि ऐसा कदम नहीं उठा सकता। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम्हें धमका रहा है। तुम अपनी माँ से बात नहीं कर सकती तो मैं करती हूँ। माधुरी से अधिक उसकी पीड़ा को और कौन समझ सकता था।
माधुरी की बात सुनकर नेहा को बहुत हिम्मत मिली। वो उससे लिपटकर देर तक रोती रही। माधुरी ने नेहा की माँ को फोन करके अपने घर बुलाया और फिर सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर उसकी माँ की क्या हालत हुई यह तो भुक्तभोगी ही समझ सकता है। माधुरी के समझाने पर उन्होंने नेहा को कुछ नहीं कहा, पर उनको क्या पता कि जब वो खुद ही उसकी बातों के जाल में फंस गई तो नेहा की क्या बात। वे रोते हुए बोली, आप प्लीज किसी को मत बताइएगा, नहीं तो इससे शादी कौन करेगा। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद। माधुरी ने उन्हें आश्वस्त करके विदा किया। उनके जाने के बाद वो पलंग पर लेटकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। पूरे दिन का गुबार आंसुओं में बह गया। अब वो बहुत हल्का महसूस करने लगी। उसे लगा कि उसके जीवन पर छाया कोहरा छट गया है। सूर्य की किरणें उसके लिए नया सबेरा लेकर आई हैं। अब माधुरी शाम को अपने पति मनोहर के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। पति के आते ही उसने सारी बात बताते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। मैं जानता था देर सबेर तुम्हारी आंखें जरूर खुलेंगी। देखो, विवाह को एक समझौता समझकर चलने में ही भलाई है। हर चीज चाही हुई किसी को नहीं मिलती। मुझे भी तो तुम्हारी यह मोटी नाक नहीं अच्छी लगती, तो क्या मैं सुंदर नाक वाली ढूंढूं? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर पति के गले से लिपटकर खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। अगले दिन विक्रांत मनोहर के साथ आया। माधुरी उसके सामने नहीं आई तो वो सारी स्थिति समझ थोड़ी देर बाद लौट गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज लाइक करें और रोज नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।